हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लाइफ। तो आज हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था पेपर। उसी क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उच्च लेवल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका निम्न लेवल अपने आप ही तैयार हो जाता है। तो आज हम 20 क्वेश्चन टोटल करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और हम आपको उसके आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सेकेंड है अवतल दर्पण, थर्ड है समतल दर्पण, फोर्थ है उत्तल लेंस। तो मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। वह ए में 2 छोटी चम्मच आसवित जल की और कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालती है। वह बी में 2 छोटी चम्मच आसवित जल की और थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालती है। वह सी में 2 छोटी चम्मच आसवित जल की और थोड़ी सी चीनी शर्करा डालती है। उपरोक्त घोलों में से कौन सा विद्युत चालन करेगा? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक शिक्षिका है जो कि 3 बोतल का ढक्कन लेती है। पहले बोतल, तीनों बोतल में वो आसवित जल की 2 छोटी चम्मच डालती है और फर्स्ट बोतल में के ढक्कन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है, सेकेंड में के कास्टिक सोडा डालती है और थर्ड वाले में चीनी की शर्करा यानी चीनी डालती है। तो उसमें पूछा गया है उपरोक्त घोलों में से कौन सा विद्युत चालन करेगा? तो विद्युत चालन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आसवित जल के मिश्रण से होता है और दूसरा है आसवित जल और कास्टिक सोडा के मिश्रण से होता है। तो ए और बी सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। चीनी जो है वो विद्युत चालन नहीं करता है, तो इसलिए सी नहीं होगा, तो ए बी होगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक तरफ विटामिन का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उससे होने वाली बीमारी दिया गया है। और देखिए इसमें दिया गया है एक्स से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। हिंदी में देख लेते हैं। एक्स सुखंडी रोग, सूखा रोग, वाई स्कर्वी और B1 विटामिन का नाम है और इससे जेड रोग होता है। B3 विटामिन का नाम है, इससे W रोग होता है। तो ये एक्स पूछा गया है क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है और W क्या है। तो देखिए सुखंडी रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो एक्स यानी विटामिन डी है, तो विटामिन डी एक्स विटामिन डी हो गया। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, तो वाई विटामिन सी हो गया। और B1 से कौन सी बीमारी होती है? बेरी, तो सी जेड क्या हो गया? बेरी। और B3 कौन सी बीमारी होती है? पैलाग्रा या चर्मग्रा, तो W क्या हो गया? पैलाग्रा या चर्मग्रा। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट दिया गया है, चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे। और सेकेंड दिया गया है, चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है S1 और S2 दोनों सही है तथा S1 के लिए S2 सही कारण है। सेकेंड है S1 और S2 दोनों सही है परंतु S1 के लिए S2 सही कारण नहीं है। थर्ड है S1 सही है तथा थर्ड है S1 सही नहीं है तथा S2 सही है। फोर्थ है S1 और S2 दोनों सही नहीं है। तो चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, तो ये गलत है। हम चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेंगे। चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, ये सत्य है। तो S1 सही नहीं है तथा S2 सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मृण्मय मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है? फर्स्ट है, इसमें जल शीघ्रता से निकल जाता है। सेकेंड है, इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है। थर्ड है, यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है। फोर्थ है, यह बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है। तो मृण्मय मटियार मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप है, यह बड़ी मात्रा में जल को रोके रखती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी सतह से विकसित मूल मंत्र नहीं होता है? तो देखिए, फर्स्ट है, ये दिया गया है ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। बी, उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। सी, उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती है। डी, यह उन्हें तैरता रखने में सहायता करता है। तो जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल मंत्र नहीं होता है, क्योंकि उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो खुद पानी में रहते हैं, तो इसलिए उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल बी करेक्ट है। खनिज की तो आवश्यकता हर पादप को होती है, और इसलिए उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती। ये रॉन्ग रहेगा। ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, ये भी रॉन्ग है। और यह उन्हें तैरता रखने में सहायता करता है, ये भी रॉन्ग है। तो केवल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करके हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है? तो फर्स्ट दिया गया, स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रीय रेखा। सेकेंड है, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। थर्ड है, समय अक्ष के साथ अचल परिमित ढलान पर बनी एक सीधी रेखा। फोर्थ है, वेग अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। तो शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हुआ। समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा शून्य वेग से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। रमन और शिक्षा के दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या है? तो देखिए, पहले दिया गया है रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने 8 मीटर की दूरी पर और 11 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। बाद में क्या होता है, रमन अपनी जगह से आगे बढ़ता है, जिससे कि बाद में उसकी और प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर रहती है, और बाद शिक्षा जो है आगे दर्पण की तरफ बढ़ती है 6 मीटर। तो पहले 11 मीटर था, अब 6 मीटर आगे बढ़ी, तो अब कितना अब दूरी रह गई? तो 5 मीटर अब दूरी रह गई शिक्षा की समतल दर्पण से। और प्रतिबिंब, अगर आप प्रतिबिंब के जितनी दूर खड़े रहेंगे उतनी ही दूर पर आपका आप अगर जितनी दूर दर्पण से जितनी दूर खड़े रहेंगे उतनी ही दूर पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगर 10 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं तो 10 मीटर आपकी प्रतिबिंब दूर होगा। यहाँ दिया गया है प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो 10 मीटर है, तो यानी कि 5 मीटर वो दर्पण से दूर है और 5 मीटर उसका प्रतिबिंब दूर है। दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। तो अब दोनों की दूरी कितनी है? दर्पण से रमन 5 मीटर और शिक्षा दोनों 5 मीटर की दूरी पर है। तो रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका
करेक्ट हुआ। आप जितनी दूरी दर्पण से रहेंगे उतनी ही दूर पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाकर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है, निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए? फर्स्ट है, उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए। सेकेंड है, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। थर्ड है, उसे मछली की सटीक आभासी स्थिति पर बर्छी मारनी चाहिए। फोर्थ है, उसे अपनी स्थिति से समकोण पर बर्छी मारनी चाहिए। तो मछली जलाशय पर मछली भेजने के लिए उसे अपनी मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, सर्पी घर्षण ग्रेटर देन लोटन घर्षण ग्रेटर देन स्थैतिक घर्षण। सेकेंड है, स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन सर्पी घर्षण ग्रेटर देन लोटन घर्षण। और थर्ड है, स्थैतिक घर्षण ग्रेटर देन सर्पी घर्षण इक्वल टू लोटन घर्षण। फोर्थ है, लोटन घर्षण ग्रेटर देन सर्पी घर्षण ग्रेटर देन स्थैतिक घर्षण। तो देखिए, स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। अगर कोई चीज़ वजनी चीज़ भारी चीज़ रखी है ज़मीन पर, स्थित है, अगर उसे सरकाएंगे आप तो उसमें ज़्यादा घर्षण रहता है, तो इसलिए हमेशा स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ हल्की चल रही है, सर धीरे धीरे, अगर उस पर आप कोई बल लगाएंगे तो वो सर्पी घर्षण रहेगा, तो वो उसमें थोड़ा कम स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम घर्षण रहेगा। और थर्ड लोटन घर्षण ये होता है, जैसे अगर आपने कोई चीज़ जो है किसी बेलनाकार आकार की स्थिति पर रखते हैं, जैसे आपने एक पुस्तक दो पेंसिल के ऊपर रखते हैं, तो उस पुस्तक को सरकाने में आपको सबसे कम बल उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए लोटन घर्षण सबसे कम होता है। तो स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक, उसके बाद सर्पी घर्षण होता है, उसके बाद उससे कम लोटन घर्षण होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। इसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटन घर्षण से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक रहता है, उसके बाद सर्पी घर्षण होता है, उसके बाद लोटन घर्षण सबसे कम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो एक में दिया गया है पौधा, दूसरे में उसका सिरा विन्यास दिया गया है, तीसरे में जड़ दिया गया है। तो पूछा गया है सही कौन सा सही नहीं है। तो गुड़हल जलिका रूपी, उसका सिरा विन्यास जलिका रूपी होता है और उसकी जड़ जकड़ा जड़ होती है। बी गुलाब रहता है, उसका जलिका रूपी सिरा विन्यास रहता है, उसकी जड़ मूसला जड़ रहती है। सी बांस समानांतर उसका सिरा विन्यास रहता है और उसका जड़ जकड़ा जड़ होती है। धान उसका जलिका रूपी होती है और सिरा विन्यास और जड़ उसका जकड़ा जड़ होता है। तो देखिए, गुड़हल जलिका रूपी होती है और उसका जड़ जकड़ा जड़ होता है। ये गलत रहता है, क्योंकि ये, और बी वाला गुलाब का सिरा विन्यास जलिका रूपी होता है, मूसला जड़ होती है, तो ये करेक्ट है बी वाला। सी बांस का सिरा विन्यास समांतर होता है और जड़ उसका जकड़ा जड़ होता है, ये भी करेक्ट है। और डी धान जलिका रूपी है और उसका जड़ जकड़ा जड़ है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ए और डी इनकरेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ए और डी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली में 3 घोल लिए गए हैं, ए बी और सी। चाइना रोज सूचक डालने पर ए गहरा हो गया, बी रंगहीन
रहा जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। ए, बी और सी प्रकृति क्या है? तो ए अम्लीय है, बी क्षारकीय है, सी लवण है। सेकेंड है ए क्षारकीय है, बी अम्लीय है, सी लवण है। थर्ड है ए लवण है, बी क्षारकीय है, सी अम्लीय है। फोर, ए अम्लीय है, बी लवण है, सी क्षारकीय है। तो देखिए चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया है, बी रंगहीन रहा, जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ए लवण है, बी क्षारकीय है और सी अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। तो ए कलिका का पुष्पण और घास काटना। बी में दिए गए गर्म करने पर लोहा फैलता है, जल का क्वथन उबलता है। तो परिवर्तन इसमें पूछा गया कौन से परिवर्तन है? तो कलिका का पुष्पण और घास काटना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और सेकेंड में दिया गया है गर्म करने पर लोहा फैलता है और जल का क्वथन उबलने पर होता है। तो ये प्रतिवर्ती परिवर्तन है। तो थर्ड ऑप्शन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, बी प्रतिवर्ती परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। हमने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, इन सभी के बारे में डिटेल में टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? फर्स्ट, वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं। सेकेंड, उन सबके शरीर पर स्केल होते हैं। वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं। वे जल में रहते हैं। तो स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं पूछा गया है। तो ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। इन सभी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्ते में माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए नीचे दिए गए चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चरण आवश्यक नहीं है? तो फर्स्ट दिया गया है पत्ते को पहले पानी में उबालें और फिर एल्कोहल में। सेकेंड, विरंजित पत्ते को धोएं। थर्ड, पत्ते को आंच पर गर्म करें। फोर्थ, विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन घोल की डालें। तो देखिए इसमें पत्ते में माड़ की उपस्थिति जांचने के लिए आप कौन सा कर सकते हैं? तो पत्ते को पहले पानी में उबालें और फिर एल्कोहल में डालें, ये किया जा सकता है। विरंजित पत्ते को धोएं, ये भी किया जा सकता है। पत्ते को आंच पर गर्म करें, ये आवश्यक नहीं है, इससे कि आपको पता चल जाए। विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन घोल की डालें, ये भी आवश्यक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? तो उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर, भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके। फोर्थ है पत्थरों को द्रवीभूत करके। तो देखिए चक्रवात क्या होता है, मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं, किस तरह घटाते हैं? जब चक्रवात आता है तो वहाँ पे बहुत सारे लवण जल आ जाते हैं, खारे पानी हो जाते हैं, जिससे कि उसकी उर्वरता कम हो जाती है। बाढ़ग्रस्त करके वो क्या करती है, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। भूमि को लवण जल से बाढ़ग्रस्त करके उसकी उर्वरता को चक्रवात कम कर देता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? तो फर्स्ट, मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। सेकेंड, खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। थर्ड, निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। फोर्थ,
जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा गया है। तो खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है। तो खरपतवार नाशी हानिकारक होता है, तो ये इनकरेक्ट है। और निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। जी नहीं, कटाई के ठीक पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बोया जाता है कोई चीज़ तब उसी समय निराई की जाती है। तो ये भी सी वाला भी इनकरेक्ट है। और मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है, तो ये करेक्ट है। डी, जमीन के समीप के खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट वाला पूछा गया है। तो बी और सी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या है? ए, हल्का होता है, बी, उच्च कैलोरी जन होता है, सी, वायु के अभाव में धीरे जलता है। तो रॉकेट ईंधन की विशेषता हल्का होता है, उच्च कैलोरी जन होता है और वायु के अभाव में धीरे जलता है, ये इनकरेक्ट है। ये तो ए और बी थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। विवेचन, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही पूछा गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की व्याख्या करता है। सेकेंड है ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर सही नहीं है। फोर्थ है ए और आर दोनों गलत हैं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ये सही है। पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये इनकरेक्ट है। तो ए सही है परंतु आर सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है? तो पहला दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड है लैक्टिक अम्ल, थर्ड है जल और फोर्थ है कार्बोनिक अम्ल। तो दूध का शेल्फ जीवन किससे बढ़ाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाकर दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है। लैक्टिक अम्ल को भी मिलाकर दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है। तो ए और बी दोनों इसमें करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।